हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट फर्स्ट के लिए जो टॉपिक लेकर हम आ रहे हैं दैट इज़ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930. Prior to 1930, all the transactions relating to the sales and purchase of goods were dealt and regulated by the Indian Contract Act 1872. On after 1913, there is a huge transaction of goods purchase and sales were being made by the buyers and sellers. Therefore, a separate act regarding the sales of good act 1930 was framed in 1913. The sections of 76 to 123 of the Indian Contract Act 1870 were repealed and a separate act called that is the Indian Sales of Goods Act 1930 was framed and processed. It came into force on 1st July 1930. संपूर्ण यानी कि होल इंडिया एक्सेप्ट J&K को छोड़कर 1 जुलाई 1930 को लागू किया गया. And later then in 1963 the words Indian was also removed, and now the present act is called the Sales of Good Act 1930. The act extends to the whole of India except the state of Jammu and Kashmir. Let us discuss about the scope of the act. The Sales of Good Act deals with the Sales of Good Act 1930. Contract of sales is a contract whereby the seller transfer or agrees to transfer the property in the goods to the buyer for a price. यानी कि सेल ऑफ गुड्स कॉन्ट्रैक्ट वह अनुबंध है जिसमें सेलर्स किसी माल का हस्तांतरण या माल के हस्तांतरण के लिए एग्रीड हो जाता है या वायदा करता है बायर्स को एक निर्धारित कीमत के बदले. तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो सेल्स ऑफ गुड्स कॉन्ट्रैक्ट हैं उसमें दो पार्टियां होती हैं, एक बायर्स होता है, एक सेलर होता है और एक बायर होता है, और कंसीडरेशन के रूप में उनके बीच में एक जो प्राइस है वो प्राइस निर्धारित होता है. तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज ए जेनेरिक टर्म विच इंक्लूड्स बोथ सेल्स एज वेल एज एग्रीमेंट टू सेल, यानी विक्रय और विक्रय के लिए जो ठहराव किए जाते हैं वो एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट का पार्ट होते हैं या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स का पार्ट होते हैं. सेल्स एंड एग्रीमेंट टू सेल्स यानी विक्रय, यानी कि वेयर अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी इज द गुड्स इज ट्रांसफर्ड इमीडिएटली फ्रॉम द सेलर टू द बायर्स. यानी कि जैसे आप जो सेल है उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किए जाते हैं, उसमें प्रॉपर्टी या गुड्स है एज ए मूवेबल जो प्रॉपर्टी होती है वो इमीडिएट ट्रांसफर्ड कर दी जाती है बायर्स को या क्रेता को. तुरंत विक्रेता के द्वारा जो प्रॉपर्टी है वो मूवेबल प्रॉपर्टी या गुड्स है वो ट्रांसफर्ड इमीडिएट किया जाता है. वेयर इन द एग्रीमेंट टू सेल where the transfer of the property in the goods is to take place at the future time और subject to some conditions. यानी कि जो विक्रय के जो ठहराव हैं उनमें कुछ प्रॉपर्टी और या गुड्स का जो ट्रांसफर्स है वो कुछ समय या भविष्य में एक निर्धारित तिथि पर एक निर्धारित विषय के अनुसार और या निर्धारित शर्तों के अनुसार बाद में फुलफिल की जाती है. द कॉन्ट्रैक्ट is called an agreement to sales. There are some essential elements of the contract of sales. Number one, seller and buyer. Number one, there must be a seller as well as a buyer. Number one, a buyer means a person who buys or agrees to buy goods. Section 291 of subsection 91 of the Sales of Good Act. बायर वह व्यक्ति है जो क्रय करने अथवा क्रय करने के लिए राजी हो जाता है
where the seller means a person who sells or agrees to sales of goods, section 29 subsection 13. Then second one, goods is the important elements of the contract of sale. There must be some goods मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि जो चल संपत्ति होती है वो गुड्स की श्रेणी में होती है, जिसमें एक्शनेबल क्लेम्स और मनी. देयर मस्ट बी गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी, यानी मुद्रा और जो अभियोग्य जो दावे हैं उनके अतिरिक्त यदि कोई भी गुड्स या माल है वो मूवेबल प्रॉपर्टी के रूप में होता है तो गुड्स या माल की श्रेणी में आता है, जिसमें इंक्लूड्स स्टॉक्स एंड शेयर्स, जिसमें स्टॉक्स और शेयर भी शामिल किए जाते हैं. इसके अलावा ग्रोइंग क्रॉप्स है, ग्रास है, एंड थिंग्स अटैच टू द फार्मिंग पार्ट्स ऑफ द लैंड, यानी कि एक जो ज़मीन से जुड़ी हुई जो कृषि के रूप में जो उगाई गई वस्तु है और उसको ज़मीन से अलग किया जाता है तो वो भी एक माल की श्रेणी में आती है अंडर सेक्शन 2 और सब सेक्शन 7. यानी हम कह सकते हैं कि जो मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी के अलावा जो समस्त गुड्स है वो सारा का सारा जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के 1930 के तहत कंसिडर किया जाता है, और इमूवेबल जो प्रॉपर्टी है वो सेल्स ऑफ गुड्स से कोई ताल्लुक़ नहीं रखती है. तो इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ जो है, इसके अलावा पेटेंट है, कॉपीराइट है आपके, इसके अलावा जो आपके कॉइन्स हैं, जो ऑयल कॉइन्स हैं वो सारे के सारे गुड्स की श्रेणी में आते हैं. इसके अलावा मनी या मुद्रा को जो करेंसी है उसको माल की श्रेणी में हम नहीं रख सकते. थर्ड वन, द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सेल्स ऑफ गुड एक्ट इज द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी. Property means the general property in goods and not merely a special property. Section 2, subsection 11. General property is the goods mean ownership of the goods. Special property in goods means possession of the. यानी कि जो माल या इमूवेबल जो मूवेबल प्रॉपर्टीज हैं वो जनरली प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती हैं जिन पर किसी व्यक्ति का स्वामित्व होता है. अतः केवल गुड्स में स्वामित्व जिस व्यक्ति के पास में है उन वस्तुओं पर अधिकार रखता है, और विशेष कैटेगरी में वो गुड्स आते हैं जो कोई मॉर्गेज किए गए हैं या कोई गिरवी रखे गए हैं या बेलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत में दूसरे पक्षकार के पास में रखे गए हैं. तो उस स्थिति में ऑनरशिप जो गुड्स की रखता है वो व्यक्ति सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उन वस्तुओं का विक्रय कर सकता है. लेकिन यदि किसी व्यक्ति के पास में गिरवी के रूप में कोई माल रखा हुआ है उस माल को सेल्स नहीं कर सकता. thus देयर मस्ट बी ईदर ए ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप गुड्स और एन एग्रीमेंट टू ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ गुड्स. तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हैं, कॉन्ट्रैक्ट जो सेल्स ऑफ गुड के कॉन्ट्रैक्ट हैं उनके अनुसार एक तरीके से जो माल है उसके स्वामित्व का हस्तांतरण किया जाता है या हस्तांतरण करने का एग्रीमेंट किया जाता है. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है स्वामित्व का हस्तांतरण होना जरूरी होता है जो माल विक्रय के अनुबंधों के संदर्भ में. नंबर फोर्थ वन, द प्राइस. देयर मस्ट बी ए प्राइस. प्राइस मीन्स कंसिडरेशन बिटवीन कंसिडरेशन. देयर इज ए कंसिडरेशन विच इज कॉल्ड ए प्राइस. प्राइस हेयर मीन्स द मनी कंसिडरेशन फॉर ए सेल ऑफ गुड्स, यानी कि जब किसी माल को किसी कंसिडरेशन के रूप में आप मूल्य चुकाकर या मनी चुकाकर एक मुद्रा जो प्रचलित मुद्रा के रूप में आप भुगतान करने के बाद में प्राप्त करते हैं तो वो उसका मूल्य माना जाता है. व्हेन द कंसिडरेशन इज ओनली गुड्स. यदि कंसिडरेशन के रूप में कोई गुड्स आप जैसे दे रहे हैं किसी, जैसे 1 किलो गेहूँ के बदले में आप आधा किलो चावल दे रहे हैं, एक्सचेंज करते हैं, तो वो एक तरीके से बार्टर सिस्टम होगा और वो सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में काउंट नहीं होते हैं, तो उसे आप विक्रय नहीं मान सकते. दैट इज द एक्सचेंज और बार्टर ऑफ द गुड्स माना जाएगा. व्हेन देयर इज नो कंसिडरेशन इट अमाउंट्स टू गिफ्ट एंड नॉट सेल. यदि आप किसी को कोई बिना मूल्य के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यदि कोई आप किसी को दे रहे हैं गुड्स तो वो एक तरीके से गिफ्ट होगा, वो सेल की या विक्रय की श्रेणी में काउंट नहीं होगा. प्राइस इज ऑलवेज इन मॉनेटरी फॉर्म.
यानी कि जो हमेशा जो कीमत है उनका एक तरीके से मौद्रिक मूल्य होना चाहिए और करेंसी जो करेंसी के रूप में उसका भुगतान किया जाना जरूरी है। इट वुड बी पार्टी इन द बार्टर और एक्सचेंज इन गुड्स। यदि कोई पार्टी किसी वस्तु के बदले में किसी वस्तु को लेकर दूसरी वस्तु को उसका एक्सचेंज किया जाता है तो वो बार्टर सिस्टम कहलाया जाता है और वो एक्सचेंज ऑफ गुड्स भी माना जा सकता है। इसलिए सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स में काउंट नहीं होगा। नाउ लेट अस, देयर आर सम मेथड ऑफ formation of contract. To make a contract of the sale under section 5(2), it must be written or by mod or mouth or implied, यानी मौखिक हो सकता है, इसके अलावा आपका लिखित हो सकता है, इसके अलावा वर्बली हो सकता है, ओरल हो सकता है। Now second, next essential elements of the valid contract as well as general contract. There is also all essentials are required for a particular sale of contract act, that is the as per under section 10 of Indian Contract Act must also be present since a contract of sale is a special type of contract. Thanks for watching video. In the next lecture we will come back to discuss about the what is the goods and transfer of goods and what are the difference between the sale and agreement to sale. Thanks to everyone.